हेलो बच्चों, इस2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। आज हम लोग जा रहे हैं पी ब्लॉक स्टार्ट करने। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग के पास आया है यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। साथ में हम लोग के पास एक टॉपिक और आया है यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की बात करें तो पीरियोडिक टेबल से ही हम आपको रेडियाई पढ़ाते आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ग्रुप 13 की बात करेंगे तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये जो ग्रुप 13 के आपके पास एलिमेंट्स हैं, इनकी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np1 है। यानी कि पी ब्लॉक में सबसे पहला ग्रुप आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np1 है। यानी कि यहाँ पर इस ग्रुप के एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो S सब सेल में होगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो P में होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर हम लोग एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो ग्रुप 13 जो एलिमेंट होते हैं, यानी कि जो बोरॉन फैमिली है, उनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है वो ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड यानी कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तुलना में इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो छोटी होती है। हम आप अच्छे से जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जब लेफ़्ट से राइट हम गए होंगे, भाई पहले आया होगा लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम फैमिली, उसके बाद बोरॉन। तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं, एटॉमिक रेडियाई जो होती है छोटी होती जाती है। न्यूक्लियस में लगातार नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, आउटर मोस्ट सेल में लगातार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जिससे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे कि साइज छोटी होनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की तुलना में हम लोग के ग्रुप 13 के एलिमेंट की एटॉमिक रेडियाई जो होगी वो छोटी होगी। डाउन द ग्रुप की बात करें तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो आपका इंक्रीज करता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऐसा कहानी नहीं होगा, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। यहाँ से हम लोग बोरॉन से एल्युमिनियम आ जाएंगे। तो बोरॉन से एल्युमिनियम अगर हम लोग आते हैं तो अगर हम लोग बोरॉन से एल्युमिनियम आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। लगभग बोरॉन का होता है 88 पिकोमीटर के आसपास और एल्युमिनियम का होता है 143 पिकोमीटर के आसपास का मामला। तो बोरॉन से एल्युमिनियम तक तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ा, लेकिन जैसे ही हम लोग एल्युमिनियम से गैलियम पे आते हैं एटॉमिक रेडियाई यहाँ पे घट जाता है, यहाँ पर 135 पिकोमीटर हो जाता है। यानी कि डाउन द ग्रुप आने पर हम लोग का नया सेल मिलता है, नए सेल ऐड होते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई अभी तक बढ़ता ही था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई एल्युमिनियम से गैलियम आने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ना तो छोड़ो, यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई घट गया। बाकी बात करें तो गैलियम से आप थैलियम तक आ जाएंगे, लगातार एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता रहेगा। फिलहाल हम लोग को ये बात करनी है, इनकी बात करनी है कि आखिर एल्युमिनियम से गैलियम आने पर एटॉमिक रेडियाई घट क्यों गया, एटॉमिक रेडियाई कम क्यों हो गया। इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग पहले एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है और गैलियम एटॉमिक नंबर 31 है। यहाँ पर एल्युमिनियम के बिलो है गैलियम, नया सेल आया होगा, इनका रेडियाई ज़्यादा होना था। लेकिन हम लोग ने एक्सपेरिमेंटल डाटा से देखा कि इनकी रेडियाई 135 पिकोमीटर है और इनका 143 है, यानी इनकी रेडियाई ज़्यादा है, इनकी रेडियाई कम है। यहाँ से यहाँ पे आने में हुआ क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2
3p1। बेटा 13 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 12 1 13। अब मैं अगर इनकी बात करूं 31 की, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ पर हो गया है 10 10 और 3d10 4p1। ये 10 20 30 और ये 31। अगर हम लोग गैलियम की बात करें और एल्युमिनियम की बात करें, तो एल्युमिनियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके जस्ट इनर कोर में अगर देखें तो 3s है, लेकिन यहाँ पर अगर 4p के जस्ट आगे देखें तो 3d है। यहाँ पर होता क्या है, न्यूक्लियस के बाहर जब मल्टीपल सेल वाले एलिमेंट होते हैं या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होता है, जिससे कि ओवरऑल अट्रैक्शन न्यूक्लियस से उनका नहीं हो पाता, जिससे कि उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से घट जाता है, कम हो जाता है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर होता क्या है, जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का, वो कम होता है, वो ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। जितना अट्रैक्शन होना चाहिए उतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या है, जो S होता है उसका जो शेप होता है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये बहुत अच्छे से न्यूक्लियस को सील्ड करते हैं। अब क्या है कि जब बाहर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है अट्रैक्शन के लिए, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पेनिट्रेट करने में S ऑर्बिटल को, यानी कि यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। एक क्या कारण बताया, इनका सिमेट्रिकल शेप होना न्यूक्लियस से, और दूसरा इनका साइज छोटा होना। यहीं पे अगर P की बात करेंगे तो P के आगे D है, S की तुलना में D बड़ा ऑर्बिटल है। यहाँ पर आपके 4 लोब्स होते हैं सर, और जो S होता है वो सिमेट्रिकल होता है। एक तो ये बड़ा ऑर्बिटल है जिसके कारण से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है, दूसरा ये अनसिमेट्रिकल है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस को अच्छे से सील्ड नहीं कर पाता, जिससे कि बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर मौका मिलता है अट्रैक्शन के लिए न्यूक्लियस से, जिससे कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण से इनकी जो रेडियस है वो आपको 135 पिकोमीटर मिला, और इनका जो है ये 143 पिकोमीटर मिला। आपको ओवरऑल क्या याद रखना है भाई, एल्युमिनियम की तुलना में गैलियम का एटॉमिक रेडियस कम क्यों है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर D के द्वारा पुअर शील्डिंग इफेक्ट किया गया, और S जो है एक अच्छा, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट दिखाया। तो ये था इनका एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट हम लोग को बात करना है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अगर हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अगर हम लोग इनकी बात करें, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये ग्रुप फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा होती है। हम लोग जानते हैं कि जब पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है। जब साइज छोटा होता है साथ में न्यूक्लियस पे चार्ज भी बढ़ता है और ट्रैक्शन बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इनकी बात करें, इनके आयनाइजेशन एनर्जी की, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इनका 801, इनका 577, इनका 579, इनका 554, इनका 589, कुछ ऐसा है सर, बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे नहीं है, ये डाटा होता है यहाँ पर। तो हम लोग अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, तो ग्रुप की बात करें, तो जब हम लोग ग्रुप में अब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऊपर से नीचे आते समय साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटनी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बोरॉन से एल्युमिनियम की तरफ अगर आप आते हो तो बोरॉन से एल्युमिनियम तक तो घटा, लेकिन आप जैसे ही एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ आते हो यहाँ पर इंक्रीज हो गया। इंक्रीज क्यों हो गया आपको ही पता है, अभी मैंने साइज पढ़ाया, तो साइज मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया कि जो गैलियम की साइज छोटी है, एक तो गैलियम की साइज एल्युमिनियम से छोटी है, दूसरा न्यूक्लियस से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा है।
एक अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन पास भी है। यही कारण है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो गैलियम से एल्युमिनियम के बीच की बात करें तो एल्युमिनियम से गैलियम आने पर इंक्रीज हो गया। इसके बाद हम लोग इंडियम आते हैं, तो भाई गैलियम से इंडियम वापस घटा, लेकिन इंडियम से फिर थैलियम पे आने पे फिर बढ़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एल्युमिनियम से गैलियम में आपको डी ऑर्बिटल मिला था। तो डी ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग इफेक्ट करने के कारण इनकी साइज छोटी हो गई थी, अट्रैक्शन बढ़ गया था, जिसके कारण से इनका आयनेशन एनर्जी बढ़ा था। लेकिन थैलियम में भी यही हुआ, थैलियम में अब डी नहीं आया है, अब एफ आ गया है। अगर शील्डिंग इफेक्ट के ऑर्डर की बात करें तो एसपीडीएफ कुछ इस टाइप से है। तो भाई डी से भी कम एफ में होता है, यही हुआ है थैलियम में। थैलियम के बाहर जो एफ ऑर्बिटल था, वो एफ ऑर्बिटल जो है वो बिल्कुल कम शील्डिंग इफेक्ट दिखाया, जिससे कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा था, जिससे कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो थैलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो आपका एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम इन सबसे अधिक है। तो यहां पर हम लोगों ने ओवरऑल क्या पढ़ा, जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली में डाउन द ग्रुप, ये कोई एक फिक्स ऑर्डर नहीं है, इसमें लगातार वेरिएशन है। आप बोरॉन से एल्युमिनियम आते हो, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, लेकिन जैसे एल्युमिनियम से गैलियम में आते हो बढ़ जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ से गैलियम से इंडियम आए हो, फिर घटा, इंडियम से थैलियम में फिर बढ़ गया ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये सारी बातें हमारी थी आयनेशन एनर्जी की। आपको इसमें जो काम का लगे आप इसको जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग को पढ़ना था। अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मैं डे फर्स्ट से पीरियोडिक टेबल से पढ़ाते आ रहा हूँ। किसी कोवैलेंट कंपाउंड में किसी एक एटम के द्वारा किसी दूसरे एटम के शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। यानी कि सारा मामला आप भी समझ रहे हो, साइज और न्यूक्लियस चार्ज पर डिपेंड है। भाई चार्ज जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस पे उतना ज़्यादा बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। साइज जितनी छोटी होगी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना तगड़ा होगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने फ्लोरीन बताया था, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। अपने काम पर आते हैं। अगर इस ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें, हमारे पास बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, अगर मैं इनकी बातें करूं तो यहाँ पर जो ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा होती है। अल्कली मेटल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिथियम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1। अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेरिलियम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.57। इन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास बोरॉन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, एल्युमिनियम का 1.5 है, गैलियम का 1.6, इनका 1.7, इनका 1.8। जनरली आप किसी भी ग्रुप को जब पढ़ेंगे, अभी आगे चलकर किसी भी पी ब्लॉक में काफ़ी ग्रुप पढ़ेंगे, तो जब ग्रुप में पढ़ेंगे तो ग्रुप की ये प्रॉपर्टी होती है कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग इस ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर भाई बोरॉन से एल्युमिनियम आने पर घटता है। बोरॉन से आप एल्युमिनियम चले आते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, लेकिन आप यहीं एल्युमिनियम से आप थैलियम तक चले जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ता है। इसका ये कारण होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस के बाहर जो वैलेंस सेल है उसका अट्रैक्शन तगड़ा है न्यूक्लियस से, जिससे कि साइज छोटी है। जब साइज छोटी है तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तगड़ा है। यही कारण होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। पूरा का पूरा मामला फिर से
डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रही है। पहले तो एल्युमिनियम से गैलियम घट ही रहा है, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, लेकिन गैलियम से थैलियम तक साइज बढ़ रही है। लेकिन जिस रेशियो में या जितनी तेजी से साइज बढ़ रही है उससे ज़्यादा तेजी से न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूक्लियस के बाहर बढ़ रहा है। यही कारण है कि वो बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से अपनी ओर खींच रहे हैं। यही कारण है कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए आप लोग। अगर यहीं पे हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की बात करें तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का जस्ट उल्टा हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर वैसे क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, कोई भी एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे वो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है, वही उसकी मेटालिक करैक्टर होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की बात करें तो बोरॉन से एल्युमिनियम तक तो इंक्रीज करता है, लेकिन उसके बाद एल्युमिनियम से लेकर थैलियम तक जो होता है वो डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है बोरॉन से एल्युमिनियम तक डिक्रीज करता है, उसके बाद गैलियम से थैलियम तक आने में वो लगातार डिक्रीज करता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो सबसे आसान चीज़ें हैं पहले उसी को मैं निपटा दे रहा हूँ। निपटाने का मतलब है कि पहले बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर जहाँ पर उसका खुद का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इस ग्रुप के एलिमेंट की बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आप बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आप ऊपर से नीचे चले आओ, लगातार जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो डिक्रीज करती है। ये एकदम फिक्स ऑर्डर है, लगातार यहाँ से यहाँ तक आने में डिक्रीज करती है। अब हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। ये हमारा तगड़ा मामला है। इस पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बोरॉन साहब से दिखाते हैं। बोरॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2474 केल्विन के आसपास होता है। लगभग 2400 से 2500 केल्विन के आसपास इनका मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। वो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इनका ये मेल्टिंग पॉइंट है। इस ग्रुप में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारे गैलियम साहब का होता है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन, बाकी जो है उसका सबसे ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट गैलियम का भले ही 303 केल्विन होता हो, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत तगड़ा होता है, 2676 केल्विन, 76 इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस पूरे मामले में यहाँ पर आता है कि भाई बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्यों है। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो उसके स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। बोरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अगर आप जेई के बच्चे हैं, मैथ से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जेई के क्वेश्चन में मिलेगा कि बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। इस आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर में जो बोरॉन होता है ये 12 कॉर्नर पर होते हैं। वो इस टाइप का शेप होता है आइकोसाहेड्रल में। आइकोसाहेड्रल में यहाँ पर जो बोरॉन होता है, बोरॉन के एटम्स जो हैं 12 कॉर्नर पर होते हैं। 12 कॉर्नर पर, साथ में इस 12 कॉर्नर के साथ में इस आइकोसाहेड्रल में 20 फेसेस होते हैं। आइकोसाहेड्रल में यहाँ पर 12 कॉर्नर पर बोरॉन बैठे होते हैं और इनके 20 फेसेस होते हैं। यहाँ पर हर बोरॉन जो होता है, हर एक बोरॉन वो 5 बोरॉन से कांटेक्ट में होता है। यहाँ पर जो एक बोरॉन होता है वो 5 बोरॉन से कांटेक्ट में होता है।
इस स्ट्रक्चर में, और सभी जो बॉन्ड लेंथ हैं, यानी कि एक बोरॉन जो पांचों बोरॉन से जुड़ा है, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सब बराबर होती है, लगभग 240 पिकोमीटर के आसपास होता है ये बॉन्ड लेंथ। मैं आपको आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बताया, मैंने बताया कि बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको आइकोसाहेड्रल बोलते हैं। इस आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर में 12 बोरॉन एटम 12 कॉर्नर पर होते हैं, और उस स्ट्रक्चर के जो होते हैं 20 फेसेस होते हैं। हर बॉन्ड लेंथ, हर एक बोरॉन 5 अदर बोरॉन से जुड़े होते हैं, और हर बोरॉन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग 240 पिकोमीटर के आसपास का होता है। इसी स्पेशल स्ट्रक्चर के कारण बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। गैलियम भाई साहब की बात करें कि गैलियम का कम क्यों है। गैलियम का कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में, गैलियम के स्ट्रक्चर में, एक गैलियम 7 गैलियम से अटैच्ड होता है। यहाँ पर वो एक गैलियम एटम दूसरे गैलियम एटम से जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाला होता है वो लगभग 243 पिकोमीटर के आसपास होता है। सब मतलब सारे गैलियम एक दूसरे से बराबर दूरी पे कांटेक्ट में नहीं है, सब यहाँ पर रैंडम है, कोई पास कोई दूर, कोई पास कोई दूर, कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है। लेकिन गैलियम से दूसरे गैलियम के बीच की जो दूरी होगी लगभग 243 पिकोमीटर के आसपास होगी। ये गैलियम की सबसे क्लोज होने की दूरी है। लॉन्गेस्ट दूरी की बात करें तो लगभग 270 से 279 पिकोमीटर के बीच के इनके 6 और पार्टनर होते हैं, यानी 6 गैलियम के जो एटम्स होते हैं इतनी दूरी पर होते हैं, और जो क्लोजेस्ट होता है एक, वो 243 पिकोमीटर के आसपास में होता है। तो गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट कम इसलिए है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल टाइप का होता है। एक फिक्स पैटर्न या फिक्स दूरी पर एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 303 होता है, लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास का मामला ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि एक गैलियम 7 गैलियम से कांटेक्ट में था, लेकिन सारे जो थे वो रैंडम थे, कोई प्रॉपर दूरी पर या प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे थे। एक गैलियम से दूसरे गैलियम के बीच की जो दूरी थी मिनिमम वाली वो 243 पिकोमीटर, और बाकी जो था वो 270 से 289 पिकोमीटर के आसपास की दूरी थी। तो ये था इनका स्ट्रक्चर। गैलियम जो है इसके बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से इसको हम लोग कहीं टेम्परेचर मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट में भी इस लिक्विड को यूज कर लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में वैसे जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के बॉइलिंग पॉइंट को चेक करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर चेक करने के लिए। गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जहां पर उसकी लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, लिक्विड गैलियम की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और जो सॉलिड गैलियम होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। यानी कि आपके पास लिक्विड गैलियम किसी सिस्टम में बंद कर दो, किसी सिस्टम में लिक्विड गैलियम भर दो और फिर उसको आप ठंडा करो, तो जब वो सॉलिड में जाएगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, एक्सपेंड करेगी। तो जो लिक्विड गैलियम है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो सॉलिड है उसकी कम होती है। जितना काम का लगे इसको नोट कर लें। आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर जरूर नोट करिएगा, 12 कॉर्नर 20 फेसेस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। अगर हम लोग यहां पर डेंसिटी की बात करें तो इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट हैं, यहां से बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी जो है वो रेगुलरली इंक्रीज करता है।
आप लिख सकते हो इन डाउन द ग्रुप डेंसिटी आर रेगुलरली इंक्रीजेस। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात हम कर रहे थे। तो अगर इनके हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नापने की बात करें, मेजर करने की बात करें, तो इनके आयनाइजेशन एनर्जी से हम लोग चेक करेंगे। किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा, सुन ले मेरी बात ध्यान से, किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होता है वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो क्योंकि ये ग्रुप 13 है तो यहाँ पर सिंगल आयनाइजेशन एनर्जी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोग 3 आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इनके तीनों आयनाइजेशन एनर्जी का सम देखेंगे। तो इन तीनों के आयनाइजेशन एनर्जी का सम देखेंगे, जितना ज़्यादा होगा वो उतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अगर आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है तो तीनों आयनाइजेशन एनर्जी सम करके जोड़ कर देख लीजिए, जितना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अगर मान लीजिए आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव, आराम से मैं बोल रहा हूं सुनिए, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो आगे चल रहा हूं, तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया और यहां पर आपको डेंसिटी पढ़ाया। आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इनके आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। तो इनके जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 और NP1 है। अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। तो ये बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है। तो इनकी बात करें तो इनका कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 होता है। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एकदम आराम से ध्यान से सुने मेरी बात, इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस ग्रुप के जो एलिमेंट है बोरॉन और एल्युमिनियम ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गैलियम, इंडियम, थैलियम हैं ये जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ऐसा इसलिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, किसी भी एलिमेंट के NH2 इलेक्ट्रॉन जब इनर्ट व्यवहार करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब NH2 का इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड न हो, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, जिससे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी, स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी कि गैलियम, इंडियम, थैलियम डाउन द ग्रुप जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं थैलियम की तो थैलियम +1 ज़्यादा स्टेबल होगा +3 के तुलना में। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूं कि थैलियम 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन में दिया, ये हमारे पास थैलियम 3+ है, 2 इलेक्ट्रॉन और थैलियम प्लस बनाया, जो EMF है वो +1.25 वोल्ट है। यहां पर आप इससे भी समझ सकते हो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल देन +3, बिकॉज अगर EMF बेटा पॉजिटिव है तो ΔG0 -NF, ΔG0 बराबर -NF E0 ऑफ सेल। अगर इस प्रोसेस के लिए EMF ऑफ सेल पॉजिटिव है तो जब यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो ΔG की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव मिलेगी।
डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिलने का मतलब ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सर। इसका मतलब +1 मोर स्टेबल है थैलियम के केस में +3 की तुलना में। आपको जो काम की चीजें लगे इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अगला मामला हमारे पास आता है केमिकल रिएक्टिविटी की। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो इस ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है बोरॉन, इसकी स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी के कारण बोरॉन के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो कोवैलेंट कैरेक्टर के बनाते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, अगर इनकी बात करें तो बोरॉन की जो कंपाउंड होंगे, बोरॉन हमेशा जो है वो आपका कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। एल्युमिनियम के केस में मामला अलग है। एल्युमिनियम के केस में क्या होता है, कुछ कंपाउंड आयनिक होते हैं, कुछ कंपाउंड जो होते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। ये डिपेंड करता है फजान रूल पर। फजान रूल पर कैसे डिपेंड करता है? फजान साहब ने बताया था कि साइज ऑफ कटायन छोटा हो तो कंपाउंड कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा शो करता है। अनायन की साइज जितनी बड़ी हो उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो अगर हम लोग एल्युमिनियम के हैलाइड्स की बात करें तो एल्युमिनियम फ्लोराइड जो होगा वो आपका आयनिक होगा। लेकिन डाउन द ग्रुप जाएंगे यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइज, अगर इनकी बात आप इनकी बात करोगे तो ये सब कोवैलेंट कैरेक्टर के होंगे, क्योंकि अनायन की साइज बढ़ेगी, चार्ज की शिफ्टिंग होगी, पोलराइजेशन होगा, जिसके कारण से ये कोवैलेंट कैरेक्टर के होंगे। बाकी डाउन द ग्रुप जाने पे कंपाउंड आयनिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा। अब मामला ये आता है कि आपको दो कंपाउंड मिल जाए जहां पर इस ग्रुप के एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और एक +3 में हो, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर या कोवैलेंट कैरेक्टर कौन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको दे दिया है TlCl3 और थैलियम क्लोराइड। अगर मैं पूछूं कि इसमें ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा आयनिक कैरेक्टर के लिए फजान रूल का जस्ट उल्टा, यानी कि जहां पोलराइजेशन न हो। तो अगर यहां पर मेटल +1 में होगा तो एक तो उसकी साइज बड़ी है, +1 और +3 की अगर हम यहाँ पे तुलना करें तो +3 की तुलना में +1 की एक तो साइज बड़ी है, दूसरा इस पर चार्ज कम है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है एक तो उस पर चार्ज कम है, दूसरी उसकी साइज बड़ी है, तो इसकी पोलराइजेशन पावर कम होगी, यानी कि ज्यादा आयनिक कंपाउंड जो होगा वो +1 वाला होगा। फिर से सुन लें, कटायन की साइज जितनी छोटी उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। कटायन पर जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। तो एक तो इसकी साइज भी बड़ी है और दूसरा इस पर चार्ज भी कम है, तो इसके जो कंपाउंड बनेंगे सिंगल प्लस यानी कि यूनी पॉजिटिव, ये जो कंपाउंड होंगे वो ज्यादा आयनिक होंगे +3 के तुलना में। नोट कर लीजिए। अगला हमारे पास आया है रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म टू ऑक्साइड। रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लेंगे। लेकिन अगर हम बोरॉन की बात करें तो वो क्रिस्टल फॉर्म में जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में रिएक्शन नहीं करता है ऑक्सीजन से, वो एमॉर्फस फॉर्म में रिएक्शन करता है। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो होता है वो एयर में ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, वो अपनी सरफेस पर एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। वो ऑक्साइड लेयर जो होता है वो Al2O3 होता है।
यहाँ पर ये अपने सरफेस पे एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है Al2O3 का, जिससे कि वो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे। बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे वो सब ऑक्साइड वगैरह बनाएंगे। अगर हम लोग इनके नाइट्रोजन से रिएक्शन की बात करें तो इस ग्रुप में केवल बोरॉन और एल्युमिनियम हैं जो कि रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन से। एक बार फिर से बता रहा हूं, इस ग्रुप में केवल बोरॉन और एल्युमिनियम हैं जो कि रिएक्शन करेंगे नाइट्रोजन से, और बोरॉन नाइट्राइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाएंगे। अगर आपको याद होगा तो अल्कली मेटल में केवल लिथियम और अल्कलाइन अर्थ मेटल में सारे एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्शन करते थे, लेकिन यहाँ पर केवल बोरॉन और एल्युमिनियम रिएक्शन के लिए आगे आएगा। यहाँ पर फिर से सुन लीजिए, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पे। बोरॉन जो होता है वो लगभग 873 केल्विन के आसपास रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट है वो भी रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड्स वगैरह बनाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन से जब रिएक्शन की बारी आती है तो नाइट्रोजन से रिएक्शन केवल बोरॉन और एल्युमिनियम का रिएक्शन करते हैं। बाकी इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल मामला बन जाता है, मामला बनता है हमारे बोरॉन नाइट्राइड का। बोरॉन नाइट्राइड को हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोला जाता है इसके यूनिक स्ट्रक्चर से। अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें, मैं बहुत तो नहीं बना पा रहा हूं, थोड़ा सा आपको बना के दिखा रहा हूं। कुछ इस टाइप का इनका बेटा स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह ढेर सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। इनके इसी स्ट्रक्चर के कारण हम लोग इनको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। तो आपको इतना नहीं जानना है, आप एक लाइन में जानो कि अगर आपसे कोई पूछे कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट जो है आपका बोरॉन नाइट्राइड है। आगे चलते हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इनके ऑक्साइड्स की, भाई आपने ऑक्सीजन में उनको रिएक्शन करवाया तो ऑक्साइड ही बनेगा। इनके अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम का ऑक्साइड हो गया, इंडियम का ऑक्साइड हो गया, थैलियम दो टाइप का बनाता है। इनके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड्स की बात करें, ये ऑक्साइड है, इनके हाइड्रो ऑक्साइड भी अगर आपको देखने हो, अगर इनके ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड की बात करें तो ये जो होता है बोरॉन के जो ऑक्साइड हैं और बोरॉन के जो ऑक्साइड हैं और बोरॉन के जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, ये सारे जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। जो आपके एल्युमिनियम और गैलियम की बात है, तो गैलियम और एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो और हाइड्रो ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी एसिडिक बेसिक दोनों करते हैं। अगर हम लोग इंडियम के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड की बात करें तो ये बेसिक होते हैं। अगर हम लोग थैलियम की बात करें, थैलियम के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे अल्कली मेटल के कंपाउंड जो बेस हाइड्रोक्साइड बेसिक कैरेक्टर शो करते थे, इस टाइप से ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो ये जो होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, बोरॉन के ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, एल्युमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, आपके इंडियम के बेसिक होते हैं, और थैलियम के जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं। यहाँ पर
जैसे कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है कि भाई इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में सर आप बोरॉन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बोरॉन नाइट्राइड का जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहाँ पे बोरॉन की वैलेंसी 4 कैसे दिखा रहे हैं? भाई बोरॉन के बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन, आप चौथा कहाँ से ले आए हैं? तो बेटा बोरॉन का चौथा वो नहीं है, वो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर पड़ा हुआ था नाइट्रोजन के पास, इसका एटॉमिक नंबर 7, तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2 और 5, तो बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 बोरॉन से अटैच कर लिया, एक लोन पेयर पड़ा हुआ था। बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बोरॉन ने क्या किया, उनके लोन पेयर को अपनी ओर खींच लिया। जब लोन पेयर की तरफ खींचा तो वहां पर जो बॉन्डिंग बनी उसी को मैं डबल बॉन्ड से आपको दिखाया हूं। बोरॉन के पास 6 ही हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट था, जिसके कारण से वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया है, वो आपको चौथा बॉन्ड वहां पर दिख रहा है। तो ये हमारा रहा इनके ऑक्साइड्स का और नाइट्राइट का नेचर और स्ट्रक्चर वगैरह। आगे चल रहे हैं, आगे हमारा है रिएक्शन विथ एसिड की बात करें तो इस ग्रुप के बोरॉन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जो है वो सारे टाइप के एसिड से रिएक्शन करते हैं, लेकिन बोरॉन केवल ऑक्सो एसिड से रिएक्शन करता है। ऑक्सो एसिड जहाँ पर OH मौजूद हो और ये जो हाइड्रोजन निकले H+ जो निकले वो ऑक्सीजन से निकले, उसी को हम लोग ऑक्सो एसिड बोलते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेट वगैरह ये सब होते हैं। तो बोरॉन जो है वो सभी टाइप के एसिड से रिएक्शन नहीं करता, बोरॉन केवल ऑक्सो एसिड से रिएक्शन करता है। बुक में अगर मैं बात करूं तो दिखाया है कि एक सॉल्यूशन बनाते हैं बोरॉन को रिएक्शन कराने के लिए, वहां पर वो उससे रिएक्शन करता है और वो जो रिएक्शन उनका होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन बनता है, जहां पे 2:1 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रेशियो बनता है 2:1। उस सॉल्यूशन से बोरॉन का रिएक्शन करवाते हैं और बोरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे हमारे पास बोरॉन है, हम इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेटेड और हॉट कॉन्क H2SO4 और हॉट गर्म और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं तब जाकर यहाँ पर ये बोरिक एसिड बोरॉन का कंपाउंड है, इसको मुझे पढ़ाना है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज बतानी है और साथ में यहाँ से NO2 गैस इवॉल्व हो जाता है। आपको पता है, मैं बताया हूँ कि इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। तो यहाँ पर इस टाइप से ये बोरॉन रिएक्शन करता है, लेकिन बाकी जो मेंबर हैं इस ग्रुप के वो किसी भी एसिड से रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैस देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, एल्युमिनियम सल्फेट बना लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व कर देगा। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जिसमें कि हमने पढ़ाया बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस ग्रुप में बोरॉन केवल नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से रिएक्शन करता है। बाकी जो मेंबर होते हैं वो किसी भी टाइप के एसिड से रिएक्शन कर जाते हैं, चाहे वो ऑक्सो एसिड हो चाहे वो ऑक्सो एसिड नहीं हो। बिना ऑक्सो एसिड का एग्जांपल आपको लेना है तो आप HCl ले लीजिए, यहाँ से आपको एल्युमिनियम क्लोराइड और यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोरॉन जो है वो केवल सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड से मिक्सचर से रिएक्शन करता है, जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर 2:1 था और यहाँ पर बोरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। लेकिन बाकी जो मेंबर हैं वो ऑक्सो एसिड से भी रिएक्शन करेंगे और विदाउट ऑक्सो एसिड से भी रिएक्शन करेंगे और ये आपके प्रोडक्ट देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लो हमारे पास एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम को हम लोग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। एल्युमिनियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता, पार्शियली रिएक्शन करता है, उसके बाद वो रिएक्शन बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन के दौरान एल्युमिनियम पर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है Al2O3 का। यहाँ पर जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एल्युमिनियम का नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड के कंडीशन में बता रहा हूँ, बाकी एसिड के कंडीशन में रिएक्शन कर जाता है। यहाँ पर ये बना लेता है एक ऑक्साइड लेयर
तो एल्युमिनियम के सरफेस पे ये ऑक्साइड लेयर बन जाता है जो कि आगे चल के रिएक्शन करने नहीं देता। तो नाइट्रिक एसिड के साथ एल्युमिनियम रिएक्शन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो एक पैसिव लेयर बना लेता है अपने ऊपर, जिससे कि वो फर्दर रिएक्शन न कर पाए। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइलोजेंस। अगर हम लोग इस ग्रुप के एलिमेंट की रिएक्टिविटी हाइलोजेंस के साथ पढ़ें तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हाइलोजन से रिएक्शन करते हैं हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं और वहाँ पर मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। मेटल ट्राई हैलाइड्स ये बनाते हैं। अगर हम लोग इस मेटल की बात करें तो मेटल आप भी समझ रहे हो, हम बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम और थैलियम की बात कर रहे हैं। और हाइलोजेंस भी आप समझ रहे हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात हो रही है। यहां पर हमारे पास कंपाउंड आया। कंपाउंड हमारे पास आया कि भाई ये जितने भी एलिमेंट होंगे और इनके ये जितने भी कंपाउंड होंगे वो सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण ये सब लेविस एसिड होंगे। तो अगर ये सब लेविस एसिड हैं, लेविस एसिड मैं मान के चलता हूं कि आप आयनिक में पढ़े होंगे, वो केमिकल स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उनको हम लेविस एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल BF3 का ले लें तो बोरॉन की अगर मैं बात करूं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7, तो यहाँ पर इनके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये फ्लोरीन इनसे इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑक्टेट को तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के ऑक्टेट में अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐस ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है जिसके कारण से ये लेविस एसिड है। तो अगर आपको कंपाउंड मिल जाए जैसे BF3, BCl3, BBr3, BI3, आपसे कहे कोई कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाइए, आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए लेविस एसिड बिहेवियर पर। इनमें सबसे ज्यादा और सबसे कम लेविस एसिड कैरेक्टर कौन शो करेगा? बताइए, आपको मैं 2 मिनट का समय दिया, बताइए 2 मिनट का समय दिया, बताइए, कोशिश करिए। जल्दी बनाइए, कोशिश करिए बनाने की। चलिए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर अगर हम लोग लेविस एसिड की बात करें तो इनका जो ऑर्डर होता है BF3, फिर BCl3, BBr3 और BI3, ये इनका ऑर्डर होता है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा लेविस एसिड बिहेवियर जो होता है वो BI3 का होता है। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि बोरॉन तो वही है, हाइलोजन बदल रहा है, तो वो हाइलोजन जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बोरॉन की तरफ शिफ्ट कर देंगे, दे देंगे भाई उसको कि ले ले, तुम रख लो उसको, जिसके कारण से ये वीक लेविस एसिड होगा। लेकिन मामला बदल जाता है। मामला क्या बदल जाता है? यहाँ पर एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग पूरा का पूरा ये ऑर्डर जो है वो बदल गया सर। होना यही था कि बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, हाइड्रोजन के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो लेविस एसिड बिहेवियर घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूरा मामला उल्टा कर देता है। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है बैक बॉन्डिंग का। ये बैक बॉन्डिंग का मामला क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो बैक बॉन्डिंग का मामला कुछ ऐसा होता है कि ये बोरॉन होते हैं,
ये फ्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पर एक फ्लोरीन है और एक यहाँ फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के ये 3 लोन पेयर पड़े हुए हैं। अब क्या है भाई, बोरॉन छोटा एटम है, फ्लोरीन छोटे एटम्स हैं, तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी। डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज करनी है। अभी क्या है, ये बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये करता क्या है, यहां पर बैठे इस लोन पेयर को अपनी ओर खींच लेता है। बोरॉन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता अपने पास, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो ये परमानेंट शिफ्टिंग नहीं होगा, ये पार्शली शिफ्टिंग होगा। यहां से ये जो लोन पेयर है ये इधर की तरफ आएगा। जब ये इधर की तरफ आएगा तो ये बोरॉन खुश, अब इसके पास 8 हो गए भाई, 6 बॉन्डिंग से आ गए थे, 2 लोन पेयर अपनी ओर खींच लिया, तो ये अब खुश है, इसके पास 8 हो गए हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, क्योंकि फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत देर नहीं छोड़ पाएगा, ये वापस खींचता है। लेकिन जब ये वापस खींचता है तब तक ये वाला फ्लोरीन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको ऑफर करता है, तो ये इनका इलेक्ट्रॉन लेते हैं, फिर ये वापस अपना लेता है, ये फिर इनसे लेते हैं, ये लगातार यहाँ पर एज अ रेजोनेंस टाइप की चीज़ें चलती जाती हैं, जिसके कारण से इनके पास जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। भाई अब क्या है कि उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, उनके घर में ही इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था हो जा रहा है, 3 भाई हैं, थोड़े थोड़े सब मदद करते जा रहे हैं, तो अब उनकी जो डिफिशिएंसी है वो कम है। लेकिन यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। आयोडीन के केस में बोरॉन से आयोडीन इतना दूर बैठा है लोन पेयर लेके कि वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला ही नहीं पा रहा है। तो यही कारण है कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ती है, यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर लेविस एसिड कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। नोट कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यहां पे अब अगली बार आती है कि एक कॉमन हाइड्रोजन रखो, एक कॉमन हाइड्रोजन, जैसे कि मैंने BCl3 रखा, ACl3 रखा, GaCl3 रखा, गैलियम क्लोराइड, इंडियम क्लोराइड, थैलियम क्लोराइड, हमने ये रखा। अब इनका क्या ऑर्डर होगा भाई? लेविस एसिड बिहेवियर जो है वो सेंटर एटम पर ही डिपेंड है, यानी कि जो मेन आपका ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है, तो साइज बढ़ती है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी घटती है, तो लेविस एसिड बिहेवियर डाउन द ग्रुप घटेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो होगा वो बोरॉन के जो हैलाइड्स होंगे वो ज़्यादा लेविस एसिड बिहेवियर शो करेंगे। ये रही इनकी ऑर्डर। चलें, उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आया होगा आपको। यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी के कारण जो छोटे मेटल हैलाइड्स हैं वो डाइमर बनाने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश बोरॉन भी करता है। बोरॉन भी क्या करता है, वो डाइमराइजेशन की कोशिश करता है, लेकिन बोरॉन की साइज जो होती है वो छोटी होती है, और साइज छोटी होती है और वो अपने चारों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम को एडजस्ट नहीं कर पाता, रोक नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं कर पाता, जिसके कारण से बोरॉन साइज छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी भी होती है, उसके बाद भी वो डाइमराइजेशन नहीं कर पाया। डाउन द ग्रुप आते हैं, बात एल्युमिनियम की करते हैं, तो एल्युमिनियम की साइज छोटी थी, लेकिन उनके पास साइज इतनी थी कि वो अपने चारों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर एल्युमिनियम जो होता है वो डाइमराइज कर जाता है। फॉर्मूला बना Al2Cl6 या Al2S6।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के कारण यहाँ पर डाइमराइजेशन स्टार्ट हुआ है और ये केवल एल्युमिनियम ही डाइमराइज कर पाता है, इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट नहीं कर पाते। बोरॉन साइज छोटी होने की वजह से और अदर एलिमेंट जो हैं वो साइज बड़ी होने की वजह से सामने वाले बॉन्ड को पोलराइज नहीं कर पाने के कारण डाइमराइजेशन नहीं कर पाते। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो बोरॉन्स के कंपाउंड के बारे में हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान से घर पे पढ़ें। थैंक यू। बने रहिए।